गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 8 का पढ़ेंगे। पाठ संख्या 5, सर्वोपरि राष्ट्र प्रेम। सर्वोपरि राष्ट्र प्रेम यह हिंदी के महान कवि, साहित्यकार, लेखक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। ये भारतीय संस्कृति के अन्य उपासक थे और ये हमेशा अपने कहानी के द्वारा भारत के देश प्रेम को दर्शाने का काम किए हैं। उन्होंने अपनी रचनाओं में बड़ी कलात्मक से उन संस्कृतियों के मूल्यों की मार्मिक अभिव्यंजना की है जो आप देखेंगे इस कहानी में। एक बार की बात है कि कोशल राज्य अयोध्या को कहा जाता है, जिसका राजधानी श्रावस्ती था। तो वहाँ के महाराज इंद्रदेव के पूजा करने के लिए हल जोतने के कार्यक्रम कर रहे थे, जिसे इंद्र देवता प्रसन्न हो और उनके राज्य में इंद्र देवता पूरा वर्षा करे और वर्षा करने से अन्न खूब उत्पादन होगा। अन्न का उत्पादन खूब होगा तो उनका राज्य के लोग, देश के लोग खुशहाल रहेंगे। तो आकाश के काले काले बादल उमड़ रहे थे और महाराज जो है रथ, हाथियों और भीड़ के मध्य सवारी पर आ रहे थे। बाजा खूब बरज रहे थे। कुमारी लोग फूलों की वर्षा कर रही थी। उतने में जब यहाँ पहुँचते हैं तो यहाँ पर उनके इस उत्सव को देखने के लिए अन्य देशों के राजा, राजकुमार भी भाग लिए थे। इसमें मगध के राजकुमार अरुण भी अपने रथ में बैठ करके यह उत्सव को देखने में लगे हुए थे। बीच की थाली मालकिन कुमारी मधुलिका महाराज के साथ थी।
सब लोग महाराज को हल चलाते देख रहे थे, लेकिन वह राजकुमार जो अरुण था, मगध के राजा जो राजकुमार जो था, वह मधुलिका के सौंदर्य को ही निहार रहा था। महाराज पर लोग स्वर्ण मुद्रा बिखेर रहे थे। मधुलिका ने महाराज से कहा कि हे देव, यह जमीन मेरे पितामह का है और भूमि बेचना एक बहुत बड़ा अपराध होता है। उनका मंत्री बृहद मंत्री थे। वो अबोध इस मधुलिका को भावना को नहीं समझ पाए। वो साफ शब्दों में कहे कि राजा की कृपा का तुम तिरस्कार कर रही है। महाराज के संकेत से मंत्री कहे कि यह जो राजकुमारी है, बनारसी के युद्ध के वीर सिंह मित्र के एकमात्र कन्या है। कौन? मधुलिका। वह सच में बहुत ही देशभक्त है और मधुलिका को नियम के अनुसार जितना भूमि महाराज लिए थे उसके 4 गुना मूल्य दिया जा रहा है। इस पर महाराज चुप हो गए। सभा विसर्जन हो गई। सब अपने अपने शिविर में लौट गए। मधुलिका वृक्ष की छाया में अनमनी चुपचाप बैठी रही। रात्रि उत्सव में सब भाग लिया, लेकिन अरुण जो है भाग नहीं लिया। उसकी आँख में नींद नहीं थी। क्यों? क्योंकि वह मधुलिका से प्यार करता था। मधुलिका भी वृक्ष के नीचे सुख की नींद ले रही थी। रक्षक भी सो गए थे। तो इसका लाभ उठाकर मगध के राजकुमार मधुलिका के पास पहुंच जाते हैं। मधुलिका जब चौंक करके पूछती है कि कौन है, तो वह राजकुमार कहते हैं कि मैं मगध का राजकुमार हूँ। मैं तुम्हारे अनुग्रह का प्रार्थी हूँ। मेरा हृदय तुम्हारे छवि का दास बन गया है। मैं कौशल नरेश से तुम्हारी भूमि तुम्हारे लिए दिवा दूंगा। बहुत प्रलोभन वह देता है राजकुमार। लेकिन मधुलिका साफ शब्दों में कहती है कि मैं राष्ट्र के नियम
को बदलना नहीं चाहती हूँ, इसके लिए मुझे जितना भी कष्ट उठाना पड़े। और वहाँ से वह चल देती है। राजकुमार भी लौट जाते हैं और मधुलिका ने राजा का कोई फिर अनुग्रह नहीं किया, न अनुग्रह लिया। मतलब राजा का कोई लाभ नहीं, राजा से कोई लाभ नहीं लिया। वह दूसरे के खेत में बेचारी काम करते रही, कठोर परिश्रम करती थी। जो सूखा अन्न मिलता था उसे खा करके अपने झोपड़ी में रहती थी। आसपास के किसान भी उसे बहुत आदर करते थे। इस प्रकार से दिन बीते, सप्ताह बीत गए, महीने बीत गए, वर्ष बीत गए। मधुलिका बेचारी बहुत गरीबी में जी रही थी। एक बार पूरा वर्षा हो रही थी तब तक, और मधुलिका अपने टूटी झोपड़ी में काँप रही थी। सहसा उनके दरवाजे पर कुछ आवाज़ हुई, कुछ शब्द सुनाई दी। मधुलिका जैसे ही देखते हैं, आवाज़ सुनते हैं तो आवाज़ आई कि पथिक को आश्रय चाहिए। मधुलिका अपना किमाड़, क्या जो माने डंडा जो था, डंडिया जिसको मधुलिका वो डंडिया से बना द्वार को जब खोलती है तो देखती है कि राजकुमार खड़ा है और वह चिल्ला उठी, राजकुमार आप? मधुलिका आश्चर्य से युवक ने कहा, तुम्हारी यह दशा मधुलिका? तो मधुलिका तुरंत जवाब दी कि आज आपकी यह हालत कैसी है? तो राजकुमार कहते हैं कि मैं मगध के विद्रोही निकला। मैं मगध का विद्रोही हूँ और मुझे वहाँ के लोग निकाल दिए हैं। मैं कौशल में जीविका खोजने आया हूँ। तो मधुलिका कही कि ठीक है, स्वागत है। शीतकाल के कहर घिरी चांदनी रात में बैठे अरुण कौन? जो मगध के राजकुमार हैं और मधुलिका परस्पर बात कर रहे थे। इतना ही गरीबी में इतने सैनिक साथ रखने की क्या आवश्यकता है? मधुलिका पूछी कि आप जब देशद्रोह में निकाल दिए गए हैं तो इतना सैनिक काहे रखे हैं अपने साथ? तो राजकुमार कहते हैं कि मैं अपने बाहुबल से नया राज बनाऊंगा और इस पर मधुलिका कहती है कि तुम्हारा उत्साह कम नहीं हुआ? राज से निकाल दिए गए तो कम नहीं हुआ तो राजकुमार बोलते हैं कि तुम्हारी इच्छा हो तो मैं प्राणों को बाजी लगाकर तुम्हें कौशल के सिंहासन पर अपनी रानी के रूप में बैठा दूं। मधुलिका काँप उठती है। यह सत्य है कि मधुलिका कौशल नरेश तो चिंतित हैं इनके लिए, मधुलिका के लिए।
और उनकी मधुलिका के कोई भी प्रार्थना को कौशल नरेश स्वीकार नहीं कर सकते हैं, अस्वीकार नहीं कर सकते हैं। कौशल के सेनापति और अधिकांश सैनिक दस्यु नाश के लिए बहुत दूर गए हैं। दस्यु को नाश करने के लिए, चोरों बदमाशों जिस क्षेत्र में रहते हैं उसको नाश करने के लिए दूर चल गए हैं। कौन कहते हैं? राजकुमार कहते हैं कि इसका फ़ायदा उठा सकते हैं हम। तो मधुलिका कहते हैं कि जो आप कहेंगे वही मैं करूँगी, कहिए क्या करना है। तो कौशल नरेश के दरबार में आकर मधुलिका बोली, वह है ना। तब जब मधुलिका कौशल नरेश के दरबार में गई और कही कि 3 बरस हो गए मेरी भूमि ले ली गई थी, उसका मैं मूल्य मांगने के लिए आई हूँ। तो वहाँ से जवाब दिया गया, वहाँ के लोग कहे दरबार के कि दक्षिण नाले के समीप जो तुम भूमि मांगी, क्योंकि मधुलिका मांगी थी दक्षिणी नाले के समीप उतना ही भूमि, और कही थी कि मैं उसी में खेती करूंगी। कहाँ? दक्षिणी नाले के समीप, उसी में खेती करूंगी। और वह भूमि जबकि उबड़ खाबड़ थी, लेकिन दुर्ग के समीप होने के कारण वह सैनिक महत्व रखती थी। तो मधुलिका जैसी बोली कि क्या मैं लौट जाऊं, क्योंकि हमको वही भूमि चाहिए। तो वहाँ के राजा बोलते हैं कि नहीं, तू सिंह मित्र की कन्या है, तुम निराश नहीं लौटेगी। वो मैं मंत्री को आदेश देता हूँ, है ना। तो मधुलिका राज मंदिर से बाहर आ गई, मतलब दरबार से बाहर आई। दक्षिणी नाले पर मधुलिका का वह जो है ज़मीन दे दिया गया। समय बीते, मधुलिका झोपड़ी की ओर बढ़ती हुई सोचने लगी कि यह जो मगध जो है कौशल का शत्रु है बहुत दिन से। मगध देश मैंने कौन? ये जो हम लोग रह रहे हैं, पटना, राजगीर, है ना, यह मगध देश, सब मगध देश में आता था, दक्षिणी बिहार से लेकर करके वहाँ तक। तो मगध देश जो है कौशल के शत्रु है, और शत्रु के हम प्राश्रय नहीं दे सकते हैं। मधुलिका वो चाहती थी कि हम हमेशा अपने देश के लिए काम करें, क्योंकि देश ही सर्वोपरि है। रात का पहला पहर बीत चुका था। वह राह पर खड़ी थी। लगभग 100 अश्वारोही आ रहे थे। आगे सेनापति थे। वे बोले
कौन है तू? मधुलिका बोली कि मैं अपराधी हूँ, मुझे पकड़ लो। तो सेनापति कहेगी क्या बात है, साफ साफ बताओ। तो वह कही कि आज रात श्रावस्ती दुर्ग पर, श्रावस्ती कौन था? कौशल की राजधानी जहाँ पर राजा लोग रहते थे। दक्षिणी नाले के पास से आक्रमण होगा, किला शत्रुओं के हाथ में हो जाएगा। सेनापति भाई चौंक गए कि भाई इसको कैसे मालूम। तो जो मगध के राजकुमार था वह मधुलिका को बता चुका था, प्रेम में बता चुका था, लेकिन यह देशद्रोह नहीं करना चाहती थी। वो कहती थी कि ना अपने देश को रक्षा करेंगे, क्योंकि हम तो मगध में नहीं रह रहे हैं, हम रह रहे हैं कौशल में, इसलिए कौशल को रक्षा करना मेरा भी दायित्व है। सेनापति चौंक गए। तो मधुलिका कही कि मैं सत्य कह रही हूँ, शीघ्र चलिए। तो सेनापति ने 80 सैनिकों को दक्षिणी नाले की ओर बढ़ने की आज्ञा दी और मधुलिका को साथ लेकर स्वयं दुर्ग की ओर बढ़ गए। अश्वारोही को आते देखकर प्रहरी चौंक गए। उन्होंने सेनापति को पहचान लिया। श्रावस्ती दुर्ग का द्वार खुला। सेनापति तुरंत पूछे कि दुर्ग में कितने सैनिक हैं? सेनापति कहे कि माने वहाँ के लोग कहे कि 200 सैनिक हैं दुर्ग में। तो सेनापति कहे कि बिना आवाज किए सैनिक को दुर्ग के दक्षिण ओर चलने के लिए आज्ञा दिए और सेनापति ने मधुलिका को पीछे आने के संकेत किए और वे राज दरबार की ओर बढ़े। राजा के पास जाकर बोले, क्षमा हो देव, इस स्त्री के कारण मुझे इस समय यहाँ आना पड़ा। महाराज कौशल के महाराज साफ शब्दों में कहे कि सिंह मित्र की कन्या, तुम्हें तो दक्षिणी नाले पर भूमि दे दी गई थी। है ना, उसको तो उनको याद था कि भूमि का मधुलिका जो है पहले से आवेदन की थी तो भूमि दे दी गई है। उसको क्या मालूम कि मेरे राज्य पर आक्रमण हुआ है। तो कहे कि महाराज देव, किसी गुप्त शत्रु ने आज रात दुर्ग पर अधिकार करने का प्रबंध किया है। सेनापति बोले, और इस स्त्री ने संदेश दी है। महाराज मधुलिका से पूछे कि हाँ सत्य बात है। मधुलिका कही कि हाँ महाराज बिल्कुल सत्य है। तुमने, महाराज कहे कि तुमने यह संदेश देकर पुरस्कार का काम किया है और सूचना के कारण जो सैनिक गए तो राजकुमार अरुण को और उसके साथी को पकड़ लिए, बंदी बना कर करके महल में प्रस्तुत कर दिया गया और वहाँ के लोग चिल्लाने लगे कि इस अपराधी को प्राण दंड देना चाहिए, प्राण दंड देना चाहिए। तो राजा दूसरे दिन, अगले दिन मधुलिका को बुलाए और राजा स्पष्ट कहे कि मधुलिका, जो पुरस्कार लेना है मांग लो। मधुलिका चुप रही। राजा फिर कहे कि तुम उतने खेत का आग्रह की थी, मेरे पास जितना खेत है तुम हमसे ले लो, क्योंकि तुम ऐसा काम की कि तुम्हारे संदेश के कारण, देशभक्ति के कारण यह देश बच गया।
दुर्ग पर आक्रमण नहीं हुआ और अपराधी पकड़ा गया। मधुलिका ने बंदी अरुण की ओर देखा और कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि वह मधुलिका अरुण से बृहद प्यार करता था। लेकिन पकड़वाने का कारण था कि उसके हृदय में राष्ट्र प्रेम था। अरुण हंस पड़ा। राजा ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें अवश्य कुछ दूंगा, मांगो। तो मधुलिका साफ शब्दों में कही कि मुझे प्राणदंड दे दीजिए। और इतना कहते हुए वो बंदी, जो बंदी बना था राजकुमार अरुण, मगध के राजकुमार, उसी के पास जाकर के खड़े हो गई। क्यों खड़ी हो गई? क्योंकि उसका प्रेमिका, उसका प्रेमी कौन था? ये प्रेमिका थी, वो प्रेमी था। और उसी के पास जब वो मर जाएगा तो हम भी साथे मर जाएंगे, मुझे भी प्राणदंड मिलना चाहिए। आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों, इस कहानी में हमारे जयशंकर प्रसाद किस प्रकार दर्शाते हैं कि राष्ट्र धर्म प्रेम से भी उत्तम है। हम राष्ट्र के रक्षा करने के लिए अपने प्रेम को भी बलिदान दे देंगे, क्योंकि राष्ट्र धर्म सबसे उत्तम है। ये दर्शाने के काम किए हैं। और प्यारे बच्चों, आप इसका सभी प्रश्न उत्तर बना लेंगे। ऐसे मैं इसको भेज रहा हूँ, देखेंगे। देखिए, इसको ज़रूर आप बना लेंगे। धन्यवाद।